हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही बेसिक थ्योरी के ऊपर जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। ये एक किस्म का बेस है हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर क्लासिकल थ्योरी ना पूछी जाती हो। ठीक है, और स्पेशली ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ, जो एमडीयू के स्टूडेंट्स हैं उन एमडीयू स्टूडेंट्स डीडीई प्लस रेगुलर, डीडीई तो नहीं है, वो सीडीओई हो गया है। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स के प्रॉपर सिलेबस के अंदर है ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस वीडियोस के अंदर जैसे भी मैंने बताया है, मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार करे हैं जैसे हम अपने एग्ज़ाम्स के अंदर लिखते हैं वो। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये डीडीई स्टूडेंट्स के लिए मैंने डीडी स्टूडेंट्स का सिलेबस देखा था। फर्स्ट यूनिट के अंदर उनका फर्स्ट टॉपिक यही है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो प्लीज़ अगर आपको साथ साथ नोट कॉपी करने हैं तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। अब ये थ्योरी प्रोपाउंड किसने करी? जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने। अब वो लोग कौन थे? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी सेल, जेएस मिल एक्सेट्रा। इन सब लोगों ने क्या किया? क्लासिकल थ्योरी के ऊपर काम किया। और बेसिकली इस थ्योरी में बोला क्या गया, अगर हम बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में याद रखने के लिए इसको समझें तो इन्होंने कहा कि जो भी पूरी इकनॉमी है वो सेज लॉ पे डिपेंड करती है। अब सेज लॉ कहता क्या है? सेज लॉ कहता है कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है। इन इजी वर्ड कि मार्केट के अंदर सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। अब और इन लोगों ने दूसरा क्या माना कि मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई जो लोग काम करने के लिए लायक हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग काम कर भी रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो अजम्पशंस थी उनको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट अभी हमने बात करी फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब देखते हैं कहते क्या है। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड है, उनकी फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हु इज विलिंग टू वर्क इज एंड एबल टू डू वर्क गेट्स वर्क। जो बात हमने अभी बोली कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, उन लोगों को काम मिल भी रहा है और वो लोग काम कर भी रहे हैं। सेकेंड मेन अजम्पशन क्या है इसकी? सेज लॉ ऑफ मार्केट अभी हमने पढ़ा। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करता है। अभी हमने पढ़ा ना कि हमने क्या कहा कि मार्केट के अंदर सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ये थ्योरी किसकी थ्योरी है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, वो लोग ऐसा मानते थे। और दूसरा क्या? सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स होंगी तभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आता है नो ओवर प्रोडक्शन, कि ये भी मान के चलते हैं हम कि इसके अंदर की कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी अंडर प्रोडक्शन नहीं है, सब कुछ फुल्ली यूटिलाइज्ड है। अब हमारी थर्ड अजम्पशन क्या है? लेजिस फेयर सिस्टम। अब लेजिस फेयर सिस्टम क्या होता है? नो गवर्नमेंट कंट्रोल, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इसके अंदर। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और ऑपरेट, कि जितने डिमांड और सप्लाई जो है वही क्या है? मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मार्केट के अंदर डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी। ठीक है, अब है फोर्थ पॉइंट इज मनी इज न्यूट्रल। पैसा न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस मनी ओनली एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे को खाली लेन देन एज ए मीडियम हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन। हम इसके अंदर मान के चलते हैं कि मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, प्रोडक्ट मार्केट में भी, लेबर मार्केट में भी। फिर सिक्स पॉइंट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्लोज्ड है। क्लोज्ड इन द सेंस, क्लोज्ड इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर ही ट्रेडिंग होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, ना कि कंट्री के बाहर, उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इकोनॉमी। देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो मनी इल्यूजन, वर्कर्स इजिली डिटरमिनाइन प्राइस लेवल इन इकोनॉमी। वर्कर्स को क्या है? इजिली डिटरमिन करते हैं ना का इकोनॉमी के अंदर कि कैसे काम करना है। एज ए डिमांड रियल वेजेस, वो अपने का अगर वो लोग काम करते हैं तो क्या वेजेस भी तो
अज्यूम करेंगे ना कि उनको बदले में पैसा मिले, वेजेस मिले। फिर आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर, दो सेक्टर मेनली एग्जिस्ट करते हैं, रियल एंड मॉनेटरी। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फंक्शन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किस पे बेस है, सेविंग्स पे या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमने सेव किया पैसा और बैंक हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक्स में डाल दो। क्यों? क्योंकि बैंक हमें उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना, बढ़ के पैसा हमें मिल रहा है। अब इन केस अगर इसका उल्टा हो जाए, बैंक रेट्स घट जाए, तो क्या होगा, लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इन्वेस्ट भी तो हमें रिटर्न ही देता है ना, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है प्राइस वेजेस आर फ्लेक्सिबल इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो भी प्राइस हैं, वेजेस हैं, फ्लेक्सिबल इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, घटते बढ़ते रहते हैं। लॉन्ग रन एनालिसिस है ये। ठीक, फिर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन प्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है कि एक टाइम पे फुल यूटिलाइज करना, फुल प्रोडक्शन करना, उसके बाद फिर नीचे आना। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी बेसिक की सीरीज़ में पढ़ेंगे, जो हमारे बेसिक जो चल रहा है साइड बाय साइड, उसके अंदर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इन क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमिनाइड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर इन द इकोनॉमी। एक सेकेंड, देखो, गिवन द वैल्यू ऑफ के एंड टी कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा ना कि हम क्या करते हैं, जो कैपिटल है और जो टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट कर लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन जाएगा, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, विच शोज दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। जो क्या शो करता है, जो भी हमारे पास आउटपुट होगी, मोर द लेबर मोर विल बी द आउटपुट, जितनी ज़्यादा लेबर उतनी ज़्यादा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स। जो आउटपुट जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है वर्कर्स का। ठीक है, जहाँ जितने ज़्यादा वर्कर्स उतने ज़्यादा आउटपुट। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हम अपना मैक्सिमम अटेन कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो डिक्लाइन मोड पे आ जाता है, वो वापस से हमारे एक्सेस की तरफ आ जाता है। क्योंकि हम सर्टेन पॉइंट पे एक मैक्सिमम लेवल को अटेन कर चुके होते हैं। ठीक है, आउटपुट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर स्टार्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, वाई एक्सेस पे तो लिया आउटपुट को, एक्स एक्सेस पे लिया एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वर्कर्स का। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पुट किया, तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, Q1। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे क्या किया, हमने लेबर को बढ़ा दिया। सबसे पहले एम्प्लॉयड जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट थी हमने उसको बढ़ा दिया। उसको बढ़ाने के बाद क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ गई, जैसा हमने पढ़ा, मोर विल विद मोर नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन फंक्शन, उतनी हमारे पास आउटपुट ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब हम और लेबर को इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर, हमने लेबर तो बढ़ा दी लेकिन प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। ठीक है, अब हम जैसे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे तो जितनी हमने बढ़ाई हमारी लेबर, ठीक है, उतनी ही हम आउटपुट भी गेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम लेबर को और बढ़ा दिया, जिस लेवल पर हमने यहाँ पे बढ़ाई थी, सेम इसी लेवल पे इतनी ही लेबर को हमने और बढ़ा दिया। लेकिन जिस हिसाब से हमने लेबर को बढ़ाया उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन तो या आउटपुट तो हमें उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम अटेन कर चुके। इसके बाद क्या है, मोर विल बी, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ, N3 को इम्पोज करूँ या N3 को शो करूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन यहीं तक बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पे आता जा रहा है, हम अपना मैक्सिमम अटेन कर चुके हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम आते हैं इसके सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, ये क्या कहता है, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम।
ठीक है। इन द लेबर मार्केट द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमिनाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या कहता है कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्या डिटरमिनाइन करता है? द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिगार्ड, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिमांड फॉर लेबर एज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, कि जो डिमांड फॉर लेबर है वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ रियल वेजेस का। अब हम यहाँ पे समझते हैं, डब्ल्यू शोज मनी वेजेस, पी शोज प्राइस, डब्ल्यू अपॉन पी क्या शो करता है? हमारी रियल वेजेस, दैट इज परचेजिंग पावर क्या है हमारी। अब हम आते हैं डिमांड फॉर लेबर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, रियल वेजेस को लेके एक टोटली इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। मतलब कि अगर डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा हो रहा है तो क्या है? हमारी रियल वेजेस कम हो जाएंगी। अगर डिमांड फॉर लेबर कम हो रहा है तो रियल वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी। हमने इसको डायग्रामेटिकली भी शो किया है। ये क्या कहता है? एक्स एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट ली, वाई एक्सिस पे रियल वेजेस लिया। अब ये क्या कह रहा है? सपोज करो हम यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहे हैं, वेजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मान के देखो, अगर हम सपोज करो कि हम किसी फर्म को रन कर रहे हैं, हमने अपना कोई भी बजट क्रिएट किया है, ठीक है, कि हम अपनी जितनी भी लेबर होगी हम उसको इतनी सैलरी या इतने वेजेस पे करेंगे। अगर हम वेजेस ज़्यादा देंगे तो हम कम लेबर को अगर हम रियल वेजेस कम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम उनको कम पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वो लोग क्या हैं? हम कम ही लेबर को तो अफोर्ड कर सकते हैं। सॉरी मैंने बीच में उल्टा बोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हमने अपनी लेबर बढ़ा दी, रियल वेजेस कम कर दी, क्योंकि हमारा एक सर्टेन बजट है ना, हमें उस बजट के अकॉर्डिंग ही कम करना। हमने यहाँ पे लेबर और बढ़ा दी, रियल वेजेस और कम आ गए। यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा दिया, रियल वेजेस और कम आ गए। इसीलिए डिमिनिशिंग रिटर्न है, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न कह रही हूँ, सॉरी, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये एक किस्म का, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो डिपेंड अपॉन रियल वेजेस, रियल वेजेस पे डिपेंड करता है, दैट इज SL supply for labor function of wages upon prices, ठीक है। बट सप्लाई फॉर लेबर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, ये इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है। सप्लाई फॉर लेबर वेजेस मतलब रियल वेजेस, अगर सप्लाई फॉर लेबर बढ़ रही है तो वेजेस भी इंक्रीज होंगे, घट रही है तो वेजेस भी कम होंगी, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या कहना चाहता है। एक सेकेंड, ये कह रहा है हमने एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट को लिया, वाई एक्सिस पे रियल वेजेस को लिया, यहाँ हमारी एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम इतनी एम्प्लॉयमेंट को इस वेजेस रियल वेजेस पे कर रहे हैं और अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं तो रियल वेजेस भी इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोथ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमने जो डिमांड फॉर लेबर पढ़ा और सप्लाई फॉर लेबर पढ़ा, इसको हम कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों को पढ़ेंगे। ये कहना क्या चाहता है? कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दोनों सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है ये हम अपनी दूसरी सीरीज में देखेंगे। विच डिटरमिनाइज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो क्या शो करता है? एम्प्लॉयमेंट का लेवल और रियल वेजेस का लेवल, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स फंक्शन में। यहाँ पे हमने क्या लिया? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया? रियल वेजेस। अब ये क्या शो कर रहा है? डिमांड फॉर लेबर, जितनी ज़्यादा रियल वेजेस, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये क्या कह रहा है कि जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारी रियल वेजेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई तो तभी बढ़ेगी, ठीक है। अगर सप्लाई कैसे बढ़ती है? देखो, हम नॉर्मली सोचें, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, सपोज करो हम काम करना चाहते हैं, हमें जॉब चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, उन सब अच्छे एजुकेटेड हैं, सबको जॉब चाहिए। अब एक कंपनी 8,000 रुपये पर मंथ हमें जो है सैलरी दे रही है, ठीक है। सेम दूसरी कंपनी हमें 12,000 रुपये दे रही है, तो लोग क्या सोचेंगे? जहाँ पे हमें ज़्यादा इनकम होगी, जहाँ हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, हम उसी तरफ तो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं।
कि हम 12,000 पर मंथ सैलरी ले सकते हैं लेकिन हम फिर भी 8,000 ले लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग काम करना चाहते हैं या जो लोग एम्प्लॉयमेंट को मतलब अचीव करना चाहते हैं, कुछ इनकम करना चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले। सिमिलरली इसी तरीके से सप्लाई ऑफ लेबर है, जितनी ज़्यादा वेजेस मिलेंगी लोग उतना ही ज़्यादा काम करना चाहेंगे, उसी फील्ड में ज़्यादा भागेंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग रेट में है। ओके तो ये पूरा डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। थैंक यू। बाकी जो इसके अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम और आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। थैंक यू।